हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर डॉक्टर फखरुद्दीन में। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन इस्लामिया डिग्री कॉलेज देवबंद सहारनपुर से आपके साथ में मैंने अभी तक जिन वीडियोस को प्रस्तुत किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सारे वीडियोस और उनमें दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य आपको जरूर पसंद आ रहे होंगे। इसमें मैंने मानव विकास के पक्षों के अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और भाषा विकास के से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप तक पहुंचाया है। वो महत्वपूर्ण तथ्य है, वो महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, सहायक सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेहनत से उन वीडियोस को देख रहे होंगे और उनको एक तरह से अपने संज्ञान में लाने का प्रयास कर रहे होंगे, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सके। और इन्हीं शब्दों के साथ में आगे बढ़ते हैं और आज हम चर्चा करेंगे बुद्धि के विस्तृत अध्ययन पर। बुद्धि क्या है, बुद्धि का विकास कैसे होता है और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को किस प्रकार से परिभाषित किया है, वो सब महत्वपूर्ण तथ्य आपको इस वीडियोस में आपको सुनने को और पढ़ने को मिलेंगे। तो चलते हैं और प्रकाश डालते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो देखते हैं कि बुद्धि का विस्तृत अध्ययन करने हेतु इसको 3 पक्षों के आधार पर बांटा जा सकता है। और ये 3 पक्ष जो मैंने उठाए हैं और ये जो भी महत्वपूर्ण तथ्य मैंने वीडियोस में लिए हैं, ये प्रोफेसर एसपी गुप्ता, प्रोफेसर एसके मंगल और इसी के अलावा कई महत्वपूर्ण और कई प्रसिद्ध विद्वानों की पुस्तकों से इनको लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरा प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा। तो यहाँ पर बुद्धि का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसको 3 पक्षों के आधार पर बांटा जा सकता है। पहला पक्ष है क्रियात्मक पक्ष, दूसरा है संरचनात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। पहला है कार्यात्मक पक्ष, दूसरा संरचनात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। आगे देखते हैं बुद्धि का अर्थ क्या है। बुद्धि का अर्थ क्या है कि बुद्धि एक परिकल्पनात्मक क्षमता है जो अमूर्त और अप्रत्यक्ष होती है। बुद्धि की व्यवहारिकता का पता लगाने के लिए व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले दैनिक जीवन के कार्यों से ही इसका ज्ञान होता है और व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान कितनी शुद्धता के साथ में और कितनी कुशलता के साथ में कर सकता है, ये सभी उसकी बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा ही ज्ञात होता है। कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि बालक या व्यक्ति के द्वारा दैनिक जीवन में किए जाने वाले कार्य, दैनिक जीवन में की जाने वाली समस्याओं के समाधान को बालक कितने त्वरित और शुद्धता के साथ में और शीघ्रता के साथ में कर सकता है, जो उसी के आधार पर बुद्धि की माप की जाती है या बालक के बौद्धिक क्षमता को ज्ञात किया जाता है। और इसी के आधार पर यहाँ पे बुद्धि के अर्थ को परिभाषित किया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि बुद्धि की परिभाषाओं को अलग अलग रूपों में या उसकी नेचर के हिसाब से अलग अलग डिवाइड किया गया है। वो क्या है कि बुद्धि की परिभाषाओं को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अधिगम से संबंधित परिभाषाएं, दूसरा है समायोजन से संबंधित परिभाषाएं, तीसरा है अमूर्त चिंतन से संबंधित परिभाषाएं और चौथा है समग्र योग्यता से संबंधित परिभाषाएं। आगे देखते हैं कि अधिगम से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में आती हैं, जरूर आती हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल किया है। पहला है बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, यानी कि वह योग्यता जो सिखाती है उसको बुद्धि कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, एग्जाम में अक्सर आ जाती है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है बकिंघम नाम के ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक ने। इसके अलावा हेबर तथा फ्राइड के अनुसार ये क्या कहा गया है कि शीघ्र अधिगम करने एवं उसे धारण करने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी कि ऐसे बालक जो तथ्यों को, बातों को, अधिक चीजों को जो देखते हैं वो उनको शीघ्र अधिगम कर लेते हैं, शीघ्र सीख लेते हैं और उसको अपनी मेमोरी में धारण भी कर लेते हैं, उस योग्यता को बुद्धि कहा जाता है। एबिंगहास क्या कहते हैं कि सीखने की योग्यता और पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। दोबारा सुन लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि सीखने की योग्यता और पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है।
अगली है समायोजन से संबंधित परिभाषाएं। समायोजन से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? विलियम स्टर्न के अनुसार नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यानी कि जब बालक या व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेता है तो उसमें सहायता प्रदान करती है उसकी बौद्धिक क्षमताएं। तो यहाँ पे जो बौद्धिक क्षमताएं हैं अगर उसको समायोजित कर देती हैं नई परिस्थितियों में, तो ये योग्यता किसकी है? ये जो उसके अंदर बुद्धि है, तो उसकी योग्यता है कि वह नवीन परिस्थितियों में बालक को समायोजित करने में उसकी मदद करती हैं। इसके अलावा क्रूज नाम के मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि बुद्धि नई तथा विभिन्न परिस्थितियों समुचित रूप से समायोजित करने की योग्यता, यानी कि जो नई परिस्थितियां होती हैं या विभिन्न परिस्थितियां होती हैं या अलग परिस्थितियां होती हैं या अपरिचित परिस्थितियां होती हैं, उन सभी परिस्थितियों में बालक को समुचित रूप से समायोजित करने की योग्यता जो प्रदान करती है वह बुद्धि है। इसके अलावा बर्ट नाम के मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, इस ओर ध्यान देते हैं। क्या है कि बुद्धि नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है, यानी कि बुद्धि को अर्जित नहीं माना गया। इसका एक विशेषता यहाँ पे देखिएगा, नेचर देखिएगा इसका, कि यह बर्ट नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि जो बुद्धि है वह जन्मजात योग्यता है और वह क्या करती है, उसका काम क्या है कि वह नवीन परिस्थितियों में समायोजन करती है। आगे बढ़ते हैं। अमूर्त चिंतन से संबंधित परिभाषाएं। यहाँ पे पहली परिभाषा टर्मन की आती है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी आपके लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए, कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है और इसको दिया है टर्मन नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा। दूसरी है स्टर्न के अनुसार। विलियम स्टर्न जो कि जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है कि नवीन परिस्थितियों में अपनी चिंतन क्षमता को सुव्यवस्थित करने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी कि जब नवीन परिस्थिति आती हैं उन नवीन परिस्थितियों में अपने चिंतन क्षमता को व्यवस्थित करने की जो योग्यता है उसको बुद्धि कहा गया है। इसी प्रकार से थॉर्नडाइक जो कि प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम है, दोबारा सुन लीजिए, थॉर्नडाइक का पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। उन्होंने क्या कहा है कि वास्तविक परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है। यानी कि जो वास्तविक परिस्थितियां होती हैं उनमें अपेक्षित प्रतिक्रिया, जैसी अपेक्षा हो या जैसा एनवायरनमेंट हो, जैसी परिस्थितियां हो, उसके अनुसार ही अपनी क्रियाओं को, अपनी क्षमताओं को या अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। अब आते हैं समग्र योग्यता से संबंधित परिभाषाओं की तरफ जो कि वर्तमान में चल रही हैं। पहले जब शुरू में बुद्धि के ऊपर कार्य किए गए तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने उसको अलग अलग भागों की योग्यता मान करके उसको परिभाषित किया। जैसे सीखने की योग्यता माना, कुछ ने उसको समायोजन की योग्यता माना, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने उसको अमूर्त चिंतन की योग्यता माना। तो यहाँ पर अब बाद के जो मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने इसको समग्र योग्यता के रूप में परिभाषित किया। तो यहाँ पे पहली परिभाषा जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो आती है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेविड वेसलर के द्वारा दी गई परिभाषा, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति के उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। तो यहाँ पर तीन बातों पर बल दिया गया। पहला है उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, यानी कि बुद्धि जो है वो उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने हेतु प्रेरित करती है। दूसरी है तर्कपूर्ण चिंतन करने और तीसरा है कि वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। इसके अलावा एक और परिभाषा आपके सामने आएगी, वो है रेक्सनाइट की। रेक्सनाइट क्या कहते हैं कि बुद्धि वह सामान्य तत्व है जिसमें हमारे विचारने की सभी प्रक्रियाएं, सार्थक संबंधों के प्रतिपादन की क्षमता तथा सार्थक सहसंबंधों को उत्पन्न करने की शक्ति अंतर्निहित है, उसको बुद्धि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रॉबिन्सन एवं रॉबिन्सन क्या कहते हैं बुद्धि के बारे में, यहाँ पे देख लीजिएगा कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण वर्ग से है जो सूझ के साथ समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों से अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करती है। यानी कि समग्र परिभाषाओं के अंतर्गत यहाँ पर
लगभग बुद्धि के सभी एस्पेक्ट्स पर बल डाला गया है। यहाँ पे सभी अभ्यर्थी यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करेंगे कि संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण वर्ग से बुद्धि का तात्पर्य है जो सूझ के साथ समस्या का समाधान करती है। दूसरी चीज यहां बताई गई है कि नवीन परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेती है। तीसरी चीज क्या आती है कि वह उत्तम ढंग से, समुचित ढंग से, तर्कपूर्ण ढंग से अमूर्त चिंतन कर सकती है। और चौथा है कि समय या अवसर पड़ने पर त्वरित निर्णय लेते हुए बुद्धि के माध्यम से जो अनुभव उठाए जाते हैं, अनुभव से लाभ लिया जाता है, उसी को बुद्धि कहा जाता है। और ये सब चीजें मिलकर के व्यक्ति की कार्य कुशलता में वृद्धि करती हैं। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण ढंग से समझना है। आगे बढ़ते हैं। रेबर के अनुसार, रेबर क्या कहते हैं इसके बारे में कि बुद्धि की अभिव्यक्ति तर्क, कल्पना, सूझ एवं अनुकूलनीयता आदि योग्यता के रूप में होती है। रेबर जो कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर जो मानसिक क्षमताएं हैं, उन मानसिक क्षमताओं को बुद्धि की योग्यता के अंदर शामिल किया है। जैसे तर्क करना, कल्पना करना, सूझ और अनुकूलनीयता, जिसको हम यहाँ पे इंग्लिश में एडजस्टेबल कहते हैं, वहाँ पे इस शब्द को बुद्धि की योग्यता के रूप में शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अन्य परिभाषाएं, कुछ और परिभाषाएं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, वो यहाँ पे मैंने आपके सामने लाया हूं। मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको पसंद आएगा। और मेरा ये जो YouTube चैनल है, ये मैंने केवल आप विद्यार्थियों के लिए ही बनाया है। और इसलिए बनाया है कि मैं विद्यार्थियों को लिखित में नोट्स उन तक पहुंचा सकूं। कोई PDF में नहीं पहुंचाता, कोई और सामग्री मैं विद्यार्थियों के पास तक नहीं पहुंचाता। केवल और केवल जो PPT पर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जिससे विद्यार्थी इनको 5 बार 5 दिन के अंतराल पर देख करके अपने जहन में, अपने मस्तिष्क में उनको बिठा सके और उनको बहुत ज़्यादा समय इनको समझने में ना लगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं अब आशा करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशन मास्टर से आप लाभ उठाएं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी विद्यार्थियों तक ये चैनल पहुंच सके। आगे बढ़ते हैं। स्पीयरमैन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, जो ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक हैं और बुद्धि के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है। क्या है कि व्यक्ति की जो सामान्य योग्यता होती है, और उन्होंने यहाँ पे आपको पता भी होगा और आपको बता भी देता हूँ कि सामान्य योग्यता यहाँ पर स्पीयरमैन ने जी फैक्टर के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया है। जी फैक्टर, जनरल फैक्टर या सामान्य योग्यता के रूप में। वुड्रो नाम के मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। यानी कि जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, यानी कि हमारे सब जानते हैं कि 5 सेंसरी ऑर्गन्स प्रत्येक व्यक्ति की होती है। उन 5 सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से ज्ञान को अर्जित किया जाता है। इसीलिए ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान के द्वार कहा जाता है। तो उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञान के द्वारों के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, बुद्धि में अर्जित किया जाता है, उसकी क्षमता जो है वो बुद्धि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ क्या कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यानी कि एक तरीका है, एक विधि है, एक तरीका प्रदान करती है, एक थीम हमें देती है कि किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बोरिंग क्या कहते हैं इसके बारे में कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यानी कि बहुत सारी परिभाषाएं जब बुद्धि के बारे में आई, तो कोई भी मनोवैज्ञानिक बुद्धि की जो परिभाषाएं, उसकी नेचर है, उसके तौर तरीके हैं, उससे सहमत नहीं हो पाए। तो अंत में बोरिंग महोदय इस बात को कहते हैं कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यानी कि जैसे मनोवैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण मापते हैं बौद्धिक क्षमताओं का मापन करने के लिए, तो उसी को यहाँ पर बुद्धि कहा गया है। आगे देखते हैं। बुद्धि की प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। पहला है कि बुद्धि विचारों को खोजने वाला प्रत्यय है। विचारों को खोजने वाला, यानी कि बुद्धि एक ऐसा कंसेप्ट है जो लगातार खोजबीन में लगा रहता है, अन्वेषण में लगा रहता है, समस्याओं का समाधान में लगा रहता है और नए नए तौर तरीके खोजने में लगा रहता है। इसीलिए यहाँ पे उसको कहा गया कि विचारों को खोजने वाला प्रत्यय है। इसके अलावा जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया था, यहाँ पर दोबारा वो कंसेप्ट आया है कि बुद्धि जन्मजात योग्यता है या जन्मजात शक्ति इसको माना गया है।
तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि बुद्धि में प्रत्यक्षीकरण की योग्यता निहित होती है, यानी कि जो प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में कहते हैं परसेप्शन। ये परसेप्शन की योग्यता जो बालक के अंदर होती है, व्यक्ति के अंदर होती है, वो बुद्धि के द्वारा ही होती है। वो परसेप्शन के माध्यम से ही व्यक्ति वस्तुओं को देख करके उसके अर्थ को ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा बिंदु है यहाँ पर कि बुद्धि कठिन समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है। आगे देखते हैं कि बुद्धि की प्रकृति के अंतर्गत पांचवा पॉइंट आता है यहाँ पर कि बुद्धि में परिवर्तनशीलता पाई जाती है, यानी कि बुद्धि जो है एक जैसी नहीं रहती, बुद्धि स्थिर नहीं होती, बल्कि नई परिस्थितियों में अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, क्योंकि वह हमेशा नई नई चीजें सीखती रहती है और नई नई वस्तुओं को सीख करके, क्रियाओं को सीख करके, प्रतिक्रियाओं को सीख करके, वस्तुओं में जो परिस्थितियों में हो रहे परिवर्तन उनको जान करके, सीख करके अपने आप में परिवर्तन ले आती है। आगे बढ़ते हैं छठे बिंदु की तरफ को कि बुद्धि अतीत के अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि जन्मजात योग्यता है, यह धारण करने की योग्यता प्रदान करती है। तो हम अतीत में घटित हुई घटनाओं को अपने जहन में रखते हैं, अपनी बुद्धि में रखते हैं, और जब उचित अवसर आता है, जब अवसर का हमें लाभ उठाने का मौका मिलता है, तो हम अनुभवों से या अतीत की घटनाओं से लाभ उठा लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये बुद्धि के माध्यम से ही संपन्न होती है। इसके अलावा बुद्धि सभी प्रकार की योग्यताओं का संग्रह है। वो सभी प्रकार की योग्यताएं आपको बुद्धि के सिद्धांतों के अंतर्गत बताई जाएंगी कि वो सभी प्रकार की योग्यताएं कौन कौन सी है, चाहे वो शब्दावली योग्यता हो, जो स्मृति योग्यता हो, या तार्किक योग्यता हो, या गणितीय योग्यता हो, वो सारी योग्यताएं आपके सामने बुद्धि के सिद्धांतों के अंतर्गत विस्तृत रूप से बताई जाएंगी। इसके अलावा बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की क्षमता होती है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का संपूर्ण योग होती है, जैसे कि परिभाषाओं में आपके सामने आया, डेविड वेस्लर की परिभाषा आई, रेक्स नाइट की परिभाषा आई, रॉबिन्सन की परिभाषा आपके सामने आई। उन सब परिभाषाओं में बुद्धि को एक विभिन्न योग्यताओं का एक समुच्चय बताया गया, एक योग बताया गया, एक विस्तृत रूप बुद्धि का बताया गया, अर्थात बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय भी होती है। इसके अलावा 10वां पॉइंट यहाँ पे आता है आपके लिए कि बुद्धि ही व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाती है। जब व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है तो समाधान करने में उसके अनुभव में वृद्धि होती है, और वो अनुभव में वृद्धि ही उसको व्यवहार कुशल बनाती है, उसमें सहायता प्रदान करती है व्यक्ति की बुद्धि, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी चीज है तो व्यक्ति को सोचने समझने की योग्यता प्रदान करती है, और जिससे वह अपने, यानी कि व्यक्ति जो है वो अपने दैनिक जीवन के कार्यों और वातावरण के कार्यों को सुगमतापूर्वक पूरा कर लेता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं। प्रकारों पर चर्चा करते हैं, इन पर प्रकार डालते हैं तो 3 प्रकार हैं। पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अलग अलग प्रकार बताए हैं, जैसे गेलेट ने अलग प्रकार बताए हैं। यहाँ पे आपके सामने जो क्लासिफिकेशन है वह बुद्धि का E.L. थॉर्नडाइक, जो मनोवैज्ञानिक हैं, प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक, उनके द्वारा ये प्रकार बताए जा रहे हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक उनका पूरा नाम है। तो यहाँ पे देखिएगा उनके द्वारा जो बताए गए बुद्धि के प्रकार, देखिएगा क्या क्या है। पहला है मूर्त बुद्धि, और मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी कहा है। इसको यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। साथ साथ आपको बताता चलूं कि केवल व्यवहारिक बुद्धि नहीं कहा जाता, बल्कि इसको यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। और यांत्रिक शब्द जो है यंत्र से या मैकेनिज्म से संबंधित है, और यहाँ पर आप उस बुद्धि के कार्यों को भी समझ जाएंगे जब मैंने यहाँ पर आपके सामने यह शब्द यूज किया, यंत्र या मैकेनिज्म। किसी भी मशीन की मैकेनिज्म को समझने में मूर्त बुद्धि सहायक होती है। चाहे पंखा हो, उसकी अपनी मैकेनिज्म होती है, कंप्यूटर सीपीयू है, उसकी अपनी मैकेनिज्म है, मॉनिटर है, उसकी अपनी मैकेनिज्म है, टीवी है, मोबाइल है, इसकी अपनी मैकेनिज्म है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर जो मशीनें चलती हैं उनकी अपनी मैकेनिज्म है। तो उन सारी मैकेनिज्म को समझने की जो क्षमता विकसित करती है वो है मूर्त बुद्धि। और जिन लोगों को उसमें रुचि होती है, यानी कि मशीनरी के काम में रुचि होती है, उनमें मूर्त बुद्धि की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए इसको व्यवहारिक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इन शब्दों से, मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आप मूर्त बुद्धि के बारे में जान गए होंगे।
इससे आगे देखते हैं कि बुद्धि में कुशल युक्त व्यवसायों, उपकरणों एवं क्रियाओं के साथ व्यवहार करने की योग्यता निहित होती है। तो यहाँ पर क्योंकि दे दिया मैंने यहाँ पे कि व्यवसाय, उपकरण, क्रियाएं, यानी कि इन सबको समझना और समझ करके इन पर इम्प्लीमेंटेशन करना, ये हमारी मूर्त बुद्धि का कार्य है। इसके अलावा बुद्धि का यह प्रकार मूर्त वस्तुओं के विषय में चिंतन करने एवं वातावरण में उपलब्ध साधनों के माध्यम से नवीन वस्तुओं के निर्माण करने पर बल देता है। यानी कि जो वातावरण में मूर्त वस्तुएं उपस्थित हैं, मूर्त का मतलब है यहाँ पे ठोस वस्तुएं उपस्थित हैं, जैसे लकड़ी है, लोहा है, हार्डवेयर के सामान है जिससे हम काम करते हैं, तो वो सारी चीजें वातावरण में जो उपस्थित होती है उनके माध्यम से किसी नई वस्तु का निर्माण करना और उनका प्रयोग करना, ये काम जो लेती है वो मूर्त बुद्धि के द्वारा लिया जाता है। दूसरा आता है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि यानी कि वह बुद्धि जो अमूर्त चिंतन करती है, वह उस वस्तु पर चिंतन करती है जो दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार से ठोस बुद्धि या मूर्त बुद्धि होती है कि जो ठोस वस्तु होती है उन पर ही विचार चिंतन करती है, जबकि अमूर्त बुद्धि वह बुद्धि होती है जो वातावरण में वस्तुएं उपस्थित नहीं हैं लेकिन उसके ऊपर भी चिंतन करती हैं। और इस प्रकार की मूर्त वस्तुओं पर सार्थक चिंतन करने की जिनके अंदर योग्यता होती है उन्हीं को यहाँ पर उन्हीं के अंदर मान जाते हैं कि मूर्त बुद्धि है। जैसे दार्शनिक होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वो वातावरण में जो वस्तुएं उपस्थित नहीं है लेकिन उसके बारे में कहानियां लिख देते हैं। यानी कि जो प्रगाढ़ पंडित होते हैं, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वातावरण में वस्तु उपस्थित नहीं है लेकिन फिर भी उसके बारे में चिंतन करते हैं। इसमें प्रतीकों, शब्दों, चिन्हों, अंकों, सूत्रों और रेखा चित्रों के रूप में प्रस्तुत की गई समस्याओं का समाधान करने की योग्यता निहित होती है। यानी कि ऐसे लोग जिनके अंदर अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है वे नवीन सिद्धांतों का निर्माण कर देते हैं, नवीन नियमों का निर्माण कर देते हैं, नए नए संकेतों का, चिन्हों का, अंकों का, रेखा चित्रों का निर्माण कर देते हैं, नई नई कहानियाँ, शायरी निर्मित कर देते हैं, नई नई जो आत्मा परमात्मा के बारे में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं प्रस्तुत करते हैं। दर्शन शास्त्र के अंदर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के ऐसे तथ्य हैं जो कि वातावरण में उपस्थित नहीं हैं लेकिन फिर भी उनके ऊपर चिंतन किया जाता है। आत्मा के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर चिंतन किया जाता है वो अमूर्त बुद्धि के द्वारा ही किया जाता है। और बुद्धि का यह प्रकार दार्शनिकों में, कलाकारों में, कवियों में, गीतकारों में आदि लोगों में देखा जाता है। आगे देखिएगा, तीसरा यहाँ पे बिंदु है सामाजिक बुद्धि का। सामाजिक बुद्धि क्या है कि बुद्धि का वह प्रकार जो व्यक्ति को सामाजिक योग्यताओं में कुशल बनाती है। यानी कि जिन व्यक्तियों के अंदर सामाजिक बुद्धि की मात्रा ज़्यादा होती है ऐसे व्यक्ति सामाजिक क्रियाकलापों में, सामाजिक गतिविधियों में ज़्यादा भाग लेते हैं, सामाजिक घटनाओं में ज़्यादा भाग लेते हैं, समाज के साथ में मिलकर के काम करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, सामाजिक जो घटनाएं होती हैं उनमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाते हैं, मित्रों के साथ सहयोग की भावना रखते हैं तथा परिवार व समाज को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं, उनमें सामाजिक बुद्धि की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, आगे देखिएगा कि सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य ऐसी क्षमता से होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों को उचित ढंग से समझता है तथा समाज में रहते हुए व्यवहार कुशलता प्रकट करता है। यानी कि सामाजिक कुशलता जिन व्यक्तियों के अंदर ज़्यादा होती है, सामाजिक समझ जिन व्यक्तियों के अंदर ज़्यादा होती है, सामाजिक परिपक्वता जिन व्यक्तियों के अंदर ज़्यादा होती है, उनके अंदर सामाजिक बुद्धि की मात्रा भी ज़्यादा होती है। आगे देखिएगा, तो यहाँ पर मैंने जो लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया उसके 3 बिंदु आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए। पहला था बुद्धि क्या है, उसका अर्थ क्या है, बुद्धि की परिभाषाएं जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पर दी गई, और बुद्धि के प्रकार। क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है, स्टूडेंट जो है सुनते सुनते बोर भी हो जाता है,
और कई बार उसको बोरियत भी महसूस होने लगती है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे आपके लिए कोशिश की है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप इस वीडियो को देखें, समझें, जिससे आप जो वीडियो देखते हैं उनमें आपको बोरियत महसूस ना हो। और यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको पावर पॉइंट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर जरूर पसंद आएगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।